प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th इतिहास का जो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के बीच में। मतलब ये जो युग था, ठीक ना, वो किसका था? क्रांतिकारियों को। कब से लेकर? 1830 से लेकर 1848 तक का, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे दूसरा भाग जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। उसके आगे हमें पढ़ना है, ठीक ना। यही हम आगे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से पढ़ना हमें तीसरा भाग है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ये भाग। इसमें हम पढ़े थे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी, ठीक ना। उसके बाद से क्रांतिकारी पढ़े थे जिसमें जूसेपी मेस्तनी के बारे में पढ़े थे, जिसने दो गुप्त संगठन स्थापित किए थे, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग इटली, ठीक ना। ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है तीसरा जो भाग हमारा है, ठीक, जिसका नाम है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के बीच। देखिए इसमें जैसे जैसे रूढ़िवादी हम आपको बताए होंगे, ऐसी व्यवस्था जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं को हम लोग रूढ़िवादी कहते हैं। व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब जो हमारे उदारवादी लोग थे, जो आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे, राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, उसके प्रगति के विकास के लिए जो भी नियम आदर्श बनाए गए थे, उनके सिद्धांत को मानने वाले जो लोग थे, ये सभी उन्होंने क्या किया, क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने क्रांति से जोड़कर उसको देखा। मतलब क्रांति के द्वारा उस व्यवस्था को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, ठीक ना। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। मतलब जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो पहला जो विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था। बुर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। आप जानते हैं कि उस समय वहाँ का जो एक तरह से फ्रांस का बुर्बो राजा, उनकी शासन व्यवस्था थी, जो 1815 जब आप पढ़े होंगे नेपोलियन की जब हार हो गई, तो रूढ़िवादियों ने उसकी सत्ता को पुनः क्या कर दिया, बहाल कर दिया था। किसकी सत्ता? बुर्बो वंश की सत्ता को। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। मतलब जो हमारे उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, उनकी शासन व्यवस्था, किनकी? बुर्बो वंश की शासन व्यवस्था को उन्होंने हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। संवैधानिक, संविधान के तहत एक राजतंत्र, मतलब राजा की ही शासन व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, स्थापित किया गया था, ठीक ना। जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। इसको अध्यक्ष चुना गया था, ठीक ना। और ये उस संवैधानिक का अध्यक्ष था और ये शासन व्यवस्था को संभाल रहा था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब उसने ये बताया था कि जिस तरह की शासन व्यवस्था हमारे यूरोप में होती है, या नहीं फ्रांस में होती है, उसी तरह की शासन व्यवस्था बाकी यूरोप के जो भी देश हैं वहाँ स्थापित हो जाती है, ठीक ना। इस तरह का उन्होंने एक ये इस पर टिप्पणी उन्होंने किया था। मतलब अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो उदय भी हुआ था वो फ्रांस से ही हुआ था, ठीक ना। तो फ्रांस के देखा देखी जो भी हमारे अन्य जो देश थे, जैसे जर्मनी, इटली, वहाँ पर भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद का निर्माण होना शुरू हो गया था, ठीक ना। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। मतलब एक और घटना थी, वो घटना कौन थी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। मतलब यूनान के लोग, जिस तरह हमारे देश में भी आप सुने होंगे, भारत भी एक गुलाम था, किनका? ब्रिटेन का, ठीक ना। तो वो लोग भी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम किया था। उसी तरह वहाँ के लोग भी, कहाँ के? यूनान के लोगों ने भी, ठीक ना, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ा संग्राम या युद्ध लड़े थे, ठीक ना। तो उसी तरह की एक हमारे जो और जो शिक्षित वर्ग अभिजात के लोग थे, उनके अंदर भी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और वह विकास का जो कारण रहा
यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। एक बहुत बड़ा ऑटोमन साम्राज्य, हम पढ़ेंगे जब किताब तो आपको मिलेगा। एक बार हम आपको कहना चाहते हैं कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, उतना ही सिर्फ आप किताब से एक बार ज़रूर पढ़िए। उसके बाद से हमारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। यदि आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो वही ऑटोमन साम्राज्य का वो हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। मतलब उस ऑटोमन साम्राज्य से निकलने के लिए जो हमारे यूरोप में जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। और वो संघर्ष कब किया? 1821 में उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। मतलब 1832 में कुस्तुनिया की संधि हुई। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि कुस्तुनिया की संधि कब हुआ था, तो 1832 में, ठीक ना। तो उस, या कभी पूछ दे कि यूनानियों को स्वतंत्रता की मान्यता कब दी गई थी, तो 1832 में। तो इस तरह यूनानी जो लोग थे, उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता उनको प्राप्त हो गई, ठीक ना। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। जो वहाँ की संस्कृति थी, कहाँ की? यूनान की। वह उस संस्कृति के द्वारा वहाँ के लोग सभी एकजुट हुए, उन्होंने प्रयास किया और अपने देश को स्वतंत्र कराया, ठीक ना। तो इस तरह का उन्होंने प्रयास करके अपने देश को क्या किया? स्वतंत्र कराया। अब हमें देखना है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। एक बार हम लोग थोड़ा जानेंगे रोमानी क्या होता है। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। मतलब उनका कहना था कि राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद का विकास, मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का जो विकास हुआ, वो सिर्फ युद्धों के द्वारा नहीं हुआ या क्षेत्रीय विस्तार के द्वारा नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई, ठीक ना, जिसमें कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। मतलब कुछ हमारे कला, जैसे हमारी संस्कृति होती है, काव्य होते हैं, नाटक होती हैं, कहानियाँ होती हैं, अपने अपने देश की अलग अलग, ठीक ना, इस तरह की कहानियाँ, संस्कृति, संगीत होती हैं। तो उन्होंने राष्ट्रीय भावना को गढ़ने में, ठीक ना, बहुत बड़ा एक सहयोग प्रदान किया था, ठीक ना। ये हमारा होता है। अभी हम आपको बताएंगे रोमानी बात, ठीक ना। तो इस तरह की उस देश के अंतर्गत एक तरह से सांस्कृतिक आंदोलन कहा जाता है, जो मान लीजिए अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता होती है, या संगीत होते हैं, या कहानी काव्य होते हैं, उनको बढ़ावा देना, उसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करना कि हाँ, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, ठीक ना। देखिए रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। मतलब सांस्कृतिक, अभी हमने आपको बताया, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आता था? कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, ठीक ना, संगीत इत्यादि इसके अंतर्गत आते थे। उन्हीं के द्वारा हम लोग आज़ादी के लिए प्रयास किए और उस तरह की राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। बहुराष्ट्रीय, अनेक राष्ट्रों को मिलकर बने समूह को बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। मतलब बहुराष्ट्रीय का शब्द आ जाए कि बहुराष्ट्रीय किसे कहते हैं? तो अनेक राष्ट्र, मतलब अनेक देशों मिलाकर बने जो समूह होते हैं, उन्हीं को हम लोग बहुराष्ट्रीय कहते हैं। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। मतलब ये जो हमारे रोमानीवाद जो कलाकार थे, कवि थे, उन्होंने विभिन्न तरह के तर्क वितर्क दिया। विज्ञान की जो महिमा मंडन थी, उसका उन्होंने आलोचना किया था। उसकी जगह अंतर्दृष्टि, मतलब अंदर की जो भावनाएं थी, रहस्यवादी भावनाओं पर उन्होंने क्या किया? जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। मतलब अतीत, मतलब प्राचीन समय में उस तरह के लोगों के अंदर वो भावनाएं विकसित की गई, जिससे एक अच्छे ढंग से राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, ठीक ना। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भाषा होती है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमारे देश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी, ठीक। तो उसी तरह हमारे देश में जितने भी लोग हैं, एक तरह से वो हिंदी बोलते हैं। तो
इस तरह भाषा ने भी वहाँ के लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। ठीक ना, 1830 में यूरोप महाद्वीप में अनेक तरह की कठिनाइयाँ उभर कर सामने आई थी। एक तरह से अकाल की स्थिति पड़ गया था, भूखमरी होने लगी थी। विभिन्न तरह की जब भूखमरी हुई, कठिनाइयाँ बढ़ी, तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। मतलब यूरोप जो प्रथम, एक तरह से 19वीं शताब्दी का जो प्रथम भाग था, यूरोप में उस समय जनसंख्या के बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि हुआ था। ठीक ना, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि विभिन्न तरह की समस्याएं हमारे सामने पैदा हो सकती हैं। उसी तरह यूरोप में भी विभिन्न तरह की समस्याएं या कठिनाइयाँ पैदा हुई थी। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगारों से अधिक हो गई। मतलब जो नौकरी ढूंढने बेरोजगार लोगों की संख्या रोजगारों से भी अधिक हो गई थी। मतलब जितने रोजगार नहीं थे उससे अधिक बेरोजगार लोग हो गए थे। ठीक ना, ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीबी बस्तियों में रहने लगी। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी हमारे अतिरिक्त जो आबादी थी वो कहाँ चली गई, शहरों में नौकरी की तलाश में, और जाकर जो गरीब बस्तियाँ थी उन्हीं में वो लोग क्या रहने लगे थे। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। जैसे देखिए, अक्सर जो हमारे लघु मतलब समझते हैं छोटे पैमाने पर उद्योग जो थे, वो इंग्लैंड समझ रहे हैं, इंग्लैंड देश में वहाँ मशीन से कपड़े बनते। मतलब जो कपड़े होते थे किससे बनते थे, मशीन से। और लघु जो उद्योग होते थे वो हाथों के द्वारा कपड़े बनाए, इसलिए उनसे बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब मुकाबला करना पड़ता था। महाद्वीपों को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। लघु उद्योग कहाँ होते थे, घरों में और छोटे छोटे कारखानों में, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा कड़ी मुकाबला उनसे करना पड़ता था। ठीक ना, जो केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। मतलब जो हमारे कृषक थे, सामंती शुल्क, सामंती अभी हम आपको बताए थे, राजतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती थी, राजा के परिवार के द्वारा विभिन्न तरह के शुल्क लगाए जाते थे, उनकी जिम्मेदारियों के बोझ से वो हमारे कृषक मतलब किसान दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। मतलब किसी साल फसल खराब हो जाने के कारण, ठीक ना, क्या हो जाने के कारण, फसल देखिए दिया है किस, खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। मतलब इस तरह की गरीबी बढ़ती चली जा रही थी। जब फसल खराब हो जाए या उन बहुत तरह की चीज़ों का मूल्य बढ़ जाए तो विभिन्न तरह की समस्याएं हमारे सामने पैदा हो जाती थी। देखिए 1848 में खाने पीने की कमी और बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई और खाने पीने की चीज़ों में इतनी कमी आ गई कि वहाँ के लोगों ने क्या किया, सड़कों पर उतर आया। जगह जगह अवरोध लगाए गए, मतलब विरोध किया गया। लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब वो जो एक तरह से अभी आपको बताए थे, वो संवैधानिक राजतंत्र का क्या था, लुई फिलिप्स अध्यक्ष था, तो उसे मजबूर होकर अपना देश छोड़कर उसको भागने पड़ा। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। मतलब एक जो नेशनल असेंबली का नाम सुने होंगे, ठीक ना, उसने एक गणतंत्र की घोषणा किया गया। उसमें कहा गया कि जिन पुरुष 21 वर्ष से अधिक की उनकी आयु है वो वयस्क नागरिक हैं, उन्हें मत देने का क्या है, अधिकार है, और उनको काम के अधिकार की गारंटी भी दी जाती है। मतलब उनको किसी भी तरह से उनको काम उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने स्थापित किए गए, मतलब जगह जगह विभिन्न तरह के कल कारखाने क्या कर दिए गए, स्थापित कर दिए गए। 1848 में पढ़े लिखे मध्य वर्ग में भी क्रांति हो रही थी। संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा गया। मतलब जो संविधानवाद, मतलब संविधान के निर्माण की जो मांग किया जाता है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है कि जो राज्य जो अलग अलग भागों में बिखरे हुए हैं उनको आपस में क्या करना, जोड़ देना। तो इस तरह की मांग बढ़ रही थी और उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। लास्ट इसका पॉइंट है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। जो हमारे उदारवादी लोग थे, जो आज़ादी चाहते थे, ठीक ना, समानता चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने भी क्रांति किया, ठीक ना, दिया है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। मतलब एक तरह से तो जो हमारे बेरोजगार लोग थे, भूखमरी थे, किसान मजदूर, ये लोग भी विरोध करे, उसी के सामने भी हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो भी विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। 1848 में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब जो राजा था 1848 में उसको क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़ना पड़ा। और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। मतलब जिनकी उम्र 21 वर्ष हो जाए उन्हें मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। यूरोप के अन्य भागों में जहां एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ठीक ना। देखिए एक बार और आप हम बता रहे हैं यहाँ से देखिए, अभी यूरोप में हमारे कुछ ऐसे जो भाग थे जहाँ अभी विभिन्न तरह के जो हमारे राष्ट्र थे वो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य में अस्तित्व में नहीं आए थे। मतलब वहाँ पर स्वतंत्र रूप से राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हो रहा था, जिसमें जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रो हंगेरियन था। ये साम्राज्य थे जहाँ अभी पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, ठीक है ना। वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों ने, स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। मतलब वहाँ के जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग थे, स्त्री पुरुष, उन्होंने संविधानवाद की मांग की और उसको राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। मतलब वो चाहते थे कि हमारा भी जो प्रदेश है, हमारा भी जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। जो आप महिलाओं का नाम सुने होंगे, ठीक ना, वहाँ उन्हें मत देने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुआ। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक वहाँ सभा का आयोजन किया गया था। ये देखिए, ये है सभा का आयोजन किया गया था, देख रहे हैं, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन चित्र द्वारा बनाया गया था। ये देखिए सभा, तो उसमें सभा में सिर्फ महिलाओं को दर्शक के रूप में सिर्फ खड़ा होने का अधिकार दिया गया था, ठीक ना। ये नहीं कि उन्हें मतलब बैठने का भी अधिकार मिले, ठीक, उन्हें खड़े होने का सिर्फ अधिकार दिया गया था, इनमें बैठने का कोई अधिकार उनको प्राप्त नहीं था, ठीक ना। रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। मतलब जो हमारे रूढ़िवादी जो ताकतें थी 1848 में उदारवादी जो आंदोलन हो रहा था, क्रांति हो रहा था, उसको दबाने में वो सफल रहे, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। पुरानी व्यवस्था मतलब एक तरह से बुर्बु वंश का शासन व्यवस्था, ठीक ना, जन संबंधी विशेषाधिकार, इस तरह की हालात को उन्होंने पुनः बहाल नहीं कर पाए। उदारवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता। वो समझ चुके थे, जो हमारे राजा थे वो समझ चुके थे कि हमें बनना है शासन व्यवस्था, ठीक ना, तो उदारवादियों को विभिन्न तरह की रियायतें दिया जाए, मतलब उन्हें विभिन्न तरह की छूट देकर जो क्रांति कर रहे हैं उस क्रांति को हम लोग दबा सकते हैं। जैसे भूदास और बधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, ठीक ना। मतलब भूदास का मतलब क्या होता है, मतलब ज़मीन का मालिक कोई और होता है और उस पर एक तरह से किराएदार पर वो खेती करते हैं। बधुआ मजदूर बधे होते हैं, ज़िंदगी भर उन्हीं के घर काम करते। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह ये इतिहास का जो तीसरा भाग है हमारा यहाँ पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम चौथा पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। धन्यवाद।